मुझसे ज़्यादा बेहतर अरीबा के बारे में लोगों की सोच थी। वो बासलाहियत है, हाईली एजुकेटेड है और एक अच्छी स्पीकर है और उसको जानकारी भी है। अब 2 साल का उसे सियासी तजर्बा भी है। अब आप देखिए उधर केजरीवाल बेबस बने हुए हैं कि मुझे एलजी काम नहीं करना, बेचारे बने हुए हैं। इधर अमानतुल्लाह बने हुए हैं बेचारे, मुझे जेल में डाल देते हैं, मुझे बंद कर देते हैं, मुझ पर केस लग जाते हैं, मुझे काम नहीं करने दे रहे। तो बेबस लाचार आदमी जो खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता, वो अवाम का क्या करेगा। 40,000 मुसलमान नौजवान बच्चे आज की तारीख में जेलों में पड़े हुए हैं। क्या 40,000 बच्चों को आप इलेक्शन लड़ाएंगे? मैं एक बात असदुद्दीन ओवैसी साहब से बात करना चाहता हूँ। वो तो बैरिस्टर खुद थे, उनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पैसा है, सियासी एक पार्टी है। क्या उन्हें चंद बच्चों के लिए एक एडवोकेट्स की टीम तैयार करके इनको नहीं निकालनी चाहिए थी? इम्तियाज़ जलील साहब, उन्हें 2 ये नाम याद थे, या तो ताहिर का नाम याद था या शफाउर रहमान का। उन्हें उमर खालिद का नाम जिक्र क्यों नहीं करा? मैं बीजेपी से बिल्कुल नहीं डराऊंगा। और कल आपने अरीबा का, हम डरा के वोट हासिल नहीं करना चाहते। हम ये हथकंडा पुराना हो गया। जब मोदी की 2 बार आंधी तूफान चला तो ओखला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी 60,000 को कभी क्रॉस नहीं किया। दोस्तों, ओखला विधानसभा में मेरे साथ आसिम मोहम्मद खान मौजूद है। मैं आपको बता दूं, ओखला से विधायक रह चुके हैं। पिछले 10 सालों में अगर देखा जाए तो यहां पर आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह जो हैं वो विधायक रह चुके हैं। चुनाव का समीकरण अलग है, लेकिन कांग्रेस ने बहुत लेट ऐलान किया है और अरीबा को जो है ओखला विधानसभा से कैंडिडेट उतारा है। उनके वालिद साहब मेरे साथ मौजूद है। मैं यहीं से शुरू करूंगा। पहले मुबारकबाद देना चाहता हूं आपको कि अरीबा को टिकट हुआ है। आसिफ भाई, ऐसी क्या वजह थी कि अरीबा को टिकट हुआ है, आपने टिकट नहीं मांगा है? सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल क्लियर आपको ये बात बता दूं, और सभी कोई भी पॉलिटिशियन हो, किसी एज का भी हो, उसकी आखिर तक ये ख्वाहिश रहती है कि एक बार मैं और एमएलए या वो मैं एक बार और एमपी बन जाऊं। ख्वाहिश मेरी भी थी कि एक बार मुझे और चांस मिल जाए। लेकिन मैंने ये फैसला, मैंने खुद अरीबा का नाम पार्टी के अंदर प्रपोज किया और पार्टी में हमारे देवेंद्र यादव जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने 2 बार मुझसे बीच में भी पूछा कि आसिफ भाई रिकंसिडर एक बार कर लीजिए कि आप लड़ना चाहते हैं या अरीबा को लड़ाना चाहते हैं। मैंने कहा कि मैं ईमानदारी की बात ये कह रहा हूँ कि मैं अरीबा के हक़ में हूँ। और मैं आपको ये बात बता दूँ, ये फ़ैसला मैंने किस लिए किया था। मैं इसलिए कहा था, मैं भी थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल रहा हूँ। मैं एमएलए था, दबंगई से मैंने एमएलए की। जनरली मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त तरीके से उनके मैं ख़िलाफ़ खड़ा हुआ। जब कहीं भी मुझे लगा कि वो आवाम के साथ ज़्यादती कर रही है, पुलिस हो, एमसीडी हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, मैं रहा। मुझ पर केस भी रजिस्टर्ड हुए, मैं जेल भी रहा और काफ़ी अरसे रहा। अमानतुल्लाह तो 2, 4, 6 महीने रहे, मैं एक बार 10 महीने रहा, 2 बार 3-3 महीने रहा। अगर टोटल आप देखें तो तकरीबन पौने 2 साल मैंने तिहाड़ जेल में गुजारे हैं। और लेकिन हाँ, अल्लाह के शुक्र है कि मुझ पर कोई भ्रष्टाचार का एलिगेशन नहीं लगा। मैंने किसी के साथ जुल्म ज़्यादती को, प्लॉटों पे कब्ज़े या कोई ऐसा मामले में मैं नहीं गया। मैं हमेशा सुरखरू होकर बाहर निकला और आवाम ने मुझे वेलकम किया। उसके बाद जब हम इलेक्शन हार गए तो अमानतुल्लाह के ऊपर बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे और ऐसे आरोप भी लगे, मुझे नहीं कहना चाहिए, जो उनके पर्सनल लेवल के थे। 2 बार ये अपने वर्कर्स, जो ख़वातीन उनकी वर्कर्स थी, उन्होंने एलिगेशन लगाया और 2 बार उन पे केस रजिस्टर्ड हुआ। वो तिहाड़ जेल गए। ईडी ने रेड डाली, सीबीआई ने रेड डाली, इनकम टैक्स ने रेड डाली और उन पे तो वक्फ बोर्ड के घोटाले लगे, तिहाड़ जेल गए। उन पर काफ़ी ट्रायल हुआ। अभी भी बीच बीच में वो 2-2, 3-3 महीने से ओखला से बाहर नहीं। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि लोग अब इन बातों से आजिज़ आ गए थे। बिल्कुल, है ना। और लोगों ने ये, मैं अक्सर लोगों की कमेंट्स पढ़ता था कि अब हम साफ सुथरा नेता चाहते। देखिए, जनरेशन है 10 साल, 20 साल, 15 साल में आपको पसंद करता था। अब वो ज़माना थोड़ा सा बदल गया। अब लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो परेशानियाँ हैं, सीवर उबल रहे हैं, पीने का पानी नहीं है, मीटर लगवाने में 2-2 लाख रुपए रिश्वतें देनी पड़ रही हैं, जाम लगे हुए हैं, सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, पूरा जामिया नगर का निज़ाम दरहम बरहम है। अब लोग ये कहने लगे, भाई अब हम इन बातों में बहुत ज़्यादा नहीं लजना चाहते। अब हमारी जो परेशानियां हल करेगा, हम चाहते हैं कि कोई फ्रेश फेस सामने आए हमारे। तो मैंने ये डिसीज़न लिया। मैंने क्या, देखिए, नफ्सबाज होना चाहिए आपको। आप पब्लिक की नफ्स पे अगर आप अगर निगाह रखते हैं और जानकारी रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मैंने देखा
कि लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर अरीबा के बारे में लोगों की सोच थी। वो बासलाहियत है, हाईली एजुकेटेड है और एक अच्छी स्पीकर है और उसको जानकारी भी है। अब 2 साल का उसे सियासी तजर्बा भी है। तो इसलिए कांग्रेस ने उन्हीं को कंसीडर किया है और आपने भी उन्हीं को कंसीडर किया क्या? मैंने किया और आज अरीबा को हुआ तो मुझे लगता है कि पूरा एरिया इस बात को आप ये महसूस कर रहे होंगे कि लोग रात से बहुत बड़ी तादाद में खुद चल कर आ रहे हैं। जनरली आज के हालात में हम देखते हैं कि जो एमएलए हैं सिटिंग या और हैं वो खुद अरेंज करवा रहे हैं, कहीं किसी की पार्किंग में पैसा देते हैं, खर्चा उठा रहे हैं कि यहाँ खाने पीने का इंतज़ाम कर दिए, 50 आदमी 10 आदमी इकट्ठा कर दिए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अरीबा का नाम सुन के पूरे हल्के से ख़ास तौर से जामिया नगर से लोग चल कर आ रहे हैं और इस बात को बेइंतहा पसंद कर रहे हैं कि अरीबा एक बेहतरीन यहाँ की नुमाइंदगी करेगी असेंबली के अंदर। देखिए असेंबली के अंदर आपका रिप्रेजेंटेशन, आपकी रिप्रेजेंटेटिव ज़बरदस्त तरीके से आपका स्पीकर होना चाहिए, हालात की जानकारी होनी चाहिए और एक ब्यूरोक्रेसी पे एक प्रेशर दबंगई के साथ तहजीब के दायरे में प्रेशर बिल्डअप करना चाहिए। वही आपका नुमाइंदा बेहतरीन। अब लाचार बेबस ओखला को नहीं चाहिए। अब आप देखिए उधर केजरीवाल बेबस बने हुए हैं कि मुझे एलजी काम नहीं करना, बेचारे बने हुए हैं। इधर अमानतुल्ला बने हुए हैं बेचारे, मुझे जेल में डाल देते हैं, मुझे बंद कर देते हैं, मुझ पर केस लग जाते हैं, मुझे काम नहीं करने दे रहे। तो बेबस लाचार आदमी जो खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता वो आवाम का क्या करेगा, एरिया हल्के में क्या डेवलपमेंट करेगा। अच्छा आसिफ भाई, मैं यहाँ रोकना चाहूँगा, मैं ये जानना चाहूँगा क्योंकि आप यहाँ से विधायक रह चुके हैं, यहाँ की आवाम को बहुत अच्छे से जानते हैं, यहाँ के मुद्दों को बहुत अच्छे से जानते हैं। जब आप विधायक थे, जब से लेकर 10 साल जो विधायक अमानतुल्ला रहे हैं, इसमें क्या फ़र्क देखते हैं ओखला में? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, जब हम विधायक होते थे उस टाइम शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर थी, तो हर एमएलए का, वो चाहे किसी पार्टी का भी हो, वो तो एक पॉलिसी मैटर होता है, 4 करोड़ रुपये साल का फंड था। और मैं 5 साल एमएलए रहा, एक बार में 4 साल रहा, एक बार में 10 महीने रहा। तो अगर आप टोटल देखें तो मुझे एमएलए फंड में 20 करोड़ रुपया मिला था। उस 20 करोड़ से मैंने तैमूर नगर, खिदराबाद, जाकिर नगर से लेके और आली गांव तक मैंने, एक मेरा चैलेंज है, अगर कोई मेरी सुन रहा है, आपके चैनल को देख रहा है, वो कमेंट्स करे कि मेरी गली नहीं बनी थी, मेरे गली में सीवर नहीं डाला था, है ना, वो शिकायत मुझसे करे। मैंने उस 20 करोड़ में पूरे 5 साल के अंदर पूरे एरिया का सीवेज और सड़कें दुरुस्त की थी। आज जो है पिछले 10 साल जब केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बने तो इन्होंने एक कैबिनेट से ये पास कर दिया कि हर एमएलए का बजट जो है वो आज से 10 करोड़ होगा। तो अगर ये देखा जाए 10 करोड़ है तो एमएलए अमानतुल्ला को अभी तक तकरीबन इस साल 15 करोड़ कर दिया। तो 1 अरब 5 करोड़ रुपये सिर्फ एमएलए फंड में मिला है अमानतुल्ला को। 105 करोड़। या आप पूछिए एमएलए से, अगर मेरी गलत बात है तो अमानतुल्ला वो ये कहें कि वो इस्तेमाल नहीं हुआ, वो जाने। लेकिन उन्हें जो गवर्नमेंट की तरफ से एमएलए फंड मिला वो 1 अरब 5 करोड़ रुपया अभी तक मिला। और शीला दीक्षित, क्योंकि संदीप दीक्षित यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और मुझे शीला जी बहुत पसंद करती थी, तो मुझे जल बोर्ड का मेंबर भी शीला जी ने अपोजिशन के कोटे से बनाया था। तो 450 करोड़ रुपये उन्होंने जल बोर्ड से सीवेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए वो जामिया नगर को दिया था। खुद शीला दीक्षित चल के आई थी, गफ्फार मंजिल में उस स्कीम का उद्घाटन किया था। लार्सन एंड टुब्रो LNT जिसको कहते हैं, उसके पास वो ठेका था। तो आप ये समझिए उस 10 साल में अमानतुल्ला के पास 105 करोड़ ये और 450 करोड़ वो 555 करोड़ रुपये अमानत के पास फंड अवेलेबल था। आप किसी प्लेटफॉर्म पर उनको और मुझे बिठाइए, अगर वो मेरी बात को नकार दें तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि मैं उनको चैलेंज करता हूं। ये नहीं आप पीछे कुछ भी बोलते हैं। मैं चाहता हूं यहाँ की जनता जो है मुझे और अमानतुल्ला को एक प्लेटफॉर्म पर डिबेट में बुलाए और हमसे सवालात पूछे दोनों से कि उस ज़माने में क्या होता था, आज क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, हमने क्या किया। मेट्रो जामिया नगर में मेट्रो लाना कोई खेल तफरी बात नहीं थी, क्योंकि थिकली पॉपुलेटेड अनऑथराइज कॉलोनीज में के बीच में से मेट्रो निकाली गई। उसमें मेरा, संदीप जी का बहुत बड़ा रोल था। शीला दीक्षित तो सर्वे सर्वा थी। शीला दीक्षित हर मामले में जामिया नगर को प्रायोरिटी देती थी। अच्छा आसिफ भाई, एक बात मैं कहता हूँ, ये मिल्ली टाइम्स जो है, आप जिन लोगों से ये मुंसलिक है, शीला जी कितनी बार जामात इस्लामी के कैंपस में आई, आप उनसे पूछिए।
अलशिफा का उद्घाटन करके गई और जो जो ग्रिड से केबल आना था उसका 85 लाख रुपए का पेमेंट करना था, शीला दीक्षित ने उसको माफ करवाया। हमेशा वो जमात इस्लामी के कंपाउंड में आती रही और जो भी उनसे हुआ, उन्होंने जो भी मुसलमानों के बारे में, पूरे दिल्ली के मुसलमानों के बारे में जो भी बातें रखी, शीला जी ने उनको प्रायोरिटी पर रखा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जामिया नगर में 10 साल में एक बार भी नहीं आए। एक बार जामिया पे आए थे तो मुशायरे में आए थे। आसिफ भाई, मैं यहाँ सवाल रोकना चाहूँगा। शीला दीक्षित का आपने जिक्र करा है, बात अगर मैं 5 साल 10 साल के बच्चे से ही पूछूंगा तो वो शीला दीक्षित के कामों को बता देगा दिल्ली में कि उन्होंने क्या किया है। लेकिन आप देखेंगे पूरे कांग्रेस के कैंपेन में शीला दीक्षित का एक फोटो किसी पोस्टर पर नजर नहीं आता है। उनके कामों का बखान कर रहे हैं लेकिन उनका कहीं फोटो नजर नहीं आ रहा है। इसको कैसे देखते हैं, बताइए। नहीं, हाँ होना चाहिए, हम इस बात को तस्लीम कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हम लोगों की कमी रही है। लेकिन शीला दी को देखो, आप एक बात बता रहा हूँ, शीला जी वो शख्सियत हैं, उनका तो लोहा बीजेपी और वो जो अपोजिशन में लोग रहे हैं, आज वो भी उस काबिल नहीं है कि शीला जी के बारे में एक लफ्ज़ कहीं बोल बिल्कुल, जाए। उन्होंने काम किया है ना। बिल्कुल काम वो एक तो लोह कहते हैं, महिला थी, एक फौलाद की बनी हुई थी और उनका दर्द था दिल में, दिल्ली की जनता के लिए बहुत काम किए। आसिफ भाई, चुनाव करीब आने के बाद हम देखते हैं सड़कें तोड़ दी जाती हैं, गलियां तोड़ दी जाती हैं, लोगों को बहुत परेशानी होती है। चुनाव के नजदीक ही आकर ये सारी चीजें क्यों शुरू होती हैं? पहले 5 साल का जो टाइम मिलता है उसमें क्यों नहीं बनाया जाता है? बिल्कुल 5 साल का नहीं, अमानतुल्लाह को 10 साल का वक्फा मिला है। बिल्कुल मिला। 5 साल का तो मुझे मिला था जी। मुझे मिला था 5 साल का। और मैंने उस 5 साल में, मेरे टाइम में कोई आदमी ये कहे कि 2-3 दिन से ज़्यादा मेरी सड़क टूटी रही या 2-3 दिन के अंदर, हफ्ते 10 दिन में, और मैंने इतनी ही गलियां में छुड़वाता था जितना मैं उसको कंट्रोल रखता था। उन्हें फिनिश करने के बाद मैं अगली गली में जाता था। ऐसा नहीं था कि मैंने एक बार में 50 गलियाँ खुदवा के डाल दी और 2 साल वो गलियाँ खुदी पड़ी रहीं। और जल बोर्ड जो सीवेज सिस्टम है, ये MLA के अंडर में आता। सफाई कर्मचारी भी जल बोर्ड के अमानतुल्लाह के अंडर में 45 सीवर के सफाई कर्मचारी हैं। जैसे झाड़ू के 110 आदमी अरीबा के पास है, ऐसे सीवेज के सफाई करने के लिए अमानतुल्लाह के। पूरे एरिया में, मुस्लिम एरिया में बता दे कि अगर एक जल बोर्ड वाला कहीं सफाई कर रहा हो, जहां पर भी मिलेगा, हमने प्राइवेट आदमी रख रखे हैं। हमने प्राइवेट आदमियों से हम लोगों की सफाई करवाते हैं, क्योंकि आज भी लोग ये नहीं समझ पाते कि सीवर डालना, सीवर की सफाई करना ये दिल्ली सरकार का काम है या MCD का काम है। आज भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये काम MCD का है। अरीबा के ऊपर एक इल्जाम और लग रहा है, क्योंकि वो 188 से काउंसलर हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने दुकानों के चालान कटवा दिए, दुकानें बंद करा दी शाहीन बाग 40 फुटा पे। उसको कैसे देखते हैं? इस चुनाव में उसका कितना असर होने वाला है? जब हम ये सील करवा रहे थे तो वहाँ बहुत से मीडिया के लोग गए, आप उनकी कमेंट्स देखिए, आम लोगों की कितना पॉजिटिव कमेंट्स है। और हमसे लोगों को आज भी ये शिकायत है कि अरीबा ने जो कमिटमेंट किए थे उसमें एक तो कूड़ेदान जो बड़े वाले थे, 2 उनको कहा था अरीबा ने कि हम इनको कंट्रोल करेंगे, इनको बंद करवाएंगे हम कहीं इसको, और वो किसी हद तक हमने किए भी हैं। और एक लोगों ने हमसे, अरीबा ने कमिटमेंट किया था कि हम इंक्रोचमेंट, देखिए हम फिर कह रहे हैं, इलेक्शन है, हम किसी की चापलूसी नहीं करते। इंक्रोचमेंट पे तो हम एक्शन लेंगे, आगे भी लेंगे हम। अगर आप एक बात बता दिए, आप कारोबार के नाम पर चंद लोग अगर लाखों लोगों के रास्ते बंद कर देंगे, लाखों लोगों का निकलना बढ़ना बंद करेंगे, तो आपके पास क्या तरीका है? आपके पास एक ही तरीका है कि इंक्रोचमेंट को 2 तरीके हैं, आप उनको कानूनी तौर से उनके चालान करवाएं या कानूनी तौर से उनका इंक्रोचमेंट हटवाएं। यही तरीका है ना। अगर आप, आज सबसे बड़ा मुद्दा जामिया नगर का ट्रैफिक जाम का है, तो ये ट्रैफिक जाम क्यों हो रहा है? ये इंक्रोचमेंट की वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है। निज़ाम इंक्रोचमेंट की वजह से आप हाई टेंशन नीचे चले जाइए, आप 6 नंबर से नीचे उतरिए शाहीन बाग थाने तक, आप 40 फुटे पे चले जाइए, आप जिस जगह पर भी जो मेन रोड्स हैं आप वहाँ जाएंगे, इंक्रोचमेंट की वजह से निज़ाम दरहम बरहम है। अगर लोगों को आप परेशानी पैदा करेंगे, हम आज भी अपने स्टैंड पर हैं, हम आज भी अपने स्टैंड पर हैं। ठीक है आसिफ भाई, आपने जेल से रहकर चुनाव लड़ा है, शफाउर रहमान आज जेल में है, आपको नहीं लगता कि अरीबा काउंसलर थी तो कहीं ना कहीं शफाउर रहमान को सपोर्ट करना चाहिए था, उनको पुश करना चाहिए था पीछे से कि वो उनको सपोर्ट किया जाए, क्योंकि CA NRC और दिल्ली आरोप के दंगे उन पे लगे हुए हैं, तो उनको भी पुश करना चाहिए था, क्योंकि जब आप जेल से चुनाव लड़ रहे थे तो आपको भी ऐसा लगा होगा कि लोग मुझे सपोर्ट करें। आप कैसे देखते हो? देखिए मैं पॉलिटिक्स में था, मैं सिटिंग काउंसलर था, है ना, और मैं कामों के मुद्दों पर मैं जेल गया था, है ना। आज के हालात जो हालात हैं कि देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, मेन अगर आप एरिया में घूमेंगे तो लोग सबसे ज़्यादा अमानतुल्लाह की क्या शिकायत करेंगे? भ्रष्टाचार की बात वे करेंगे।
है ना, वो सबसे पहले करेंगे मेरे सीवर देखो, मेरी सड़कें देखो, मेरा पीने का पानी नहीं है, ट्रैफिक जाम है, इसलिए हम अमानतुल्लाह के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, इसलिए अमानतुल्लाह की मुखालफत कर रहे हैं। जेल में जाना, कोई इलेक्शन लड़ना इस बात की गारंटी नहीं है कि आप जेल से बाहर आ जाएंगे। 40,000 मुसलमान नौजवान बच्चे आज की तारीख में जेलों में पड़े हुए हैं। क्या 40,000 बच्चों को आप इलेक्शन लड़ाएंगे? नहीं लड़ाएंगे बिल्कुल। शफाउर रहमान और ताहिर जैसे, ताहिर तो खैर सिटिंग काउंसलर थे, एज भी है, लेकिन शफाउर रहमान जैसे 40,000 मुसलमान बच्चे तालीम याफ्ता पढ़े लिखे जेलों में आतंकवाद के नाम पर किसी ना कोई ऐसे उन पे हीनियस क्राइम मतलब वो लगाए गए जेलों में पड़े हुए हैं। उन्हें सबसे पहले अगर आप उनसे हमदर्दी रखते हैं तो आप उनको कानूनी मदद करिए। मैं वैसी सब, मुझे पूरी हमदर्दी है शफाउर रहमान से, उसकी फैमिली से हमदर्दी है। आज वक्त की ज़रूरत है कि ये 40,000 बच्चे, उनमें एक शफाउर रहमान भी है ना, और उन 40,000 बच्चों को हमारी जिम्मेदारी है, या जो लोग ये कहते हैं कि इनको निकालना है, उन्हें पहल इस बात की करनी चाहिए थी कि इन्हें कानूनी तौर से मदद मिलनी चाहिए। मैं एक बात असदुद्दीन ओवैसी साहब से बात करना चाहता हूँ, वो तो बैरिस्टर खुद थे। उनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पैसा है, सियासी एक पार्टी है। क्या उन्हें चंद बच्चों के लिए एक एडवोकेट्स की टीम तैयार करके इनको नहीं निकालनी चाहिए थी? इससे पहले शफाउर रहमान का ख्याल उन्हें क्यों नहीं आया? अब आप पूछेंगे कि आपको क्यों नहीं आया। अब आप सुन लीजिए बात। CA-NRC का प्रोसेस शाहीन बाग में हुआ। कांग्रेस पार्टी वाहिद ऐसी एक नेशनल पार्टी थी जिसके लीडर्स आके यहाँ पे स्टेज पे भाषण देते थे। जामिया मिलिया इस्लामिया पे कांग्रेस पार्टी वाहिद ऐसी पार्टी थी जिसके लीडर्स वहाँ पर मौजूद होते थे, डेली मौजूद होते थे कोई ना कोई। और जब लाठी चार्ज हुआ, बच्चे घायल हुए, तो वाहिद कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी थी जिसके सीनियर लीडर्स होली फैमिली में मौजूद थे। और राहुल गांधी ने पूरे हिंदुस्तान के कांग्रेस के वर्कर से अपील करी कि CA-NRC के फेवर में आप सड़कों पर उतर जाओ। वो हिंदू वर्कर से भी कहा कि आप इनके फेवर में सड़कों पर उतर जाओ, है ना। और आप सुनिए बात, अब आप कहेंगे एक तरफ कानूनी आप बात कर रहे हैं, आज भी इन बच्चों की कानूनी मदद कांग्रेस पार्टी के लीडर्स कर रहे हैं। अच्छा। शफाउर रहमान साहब के वकील कौन है? कौन है आप बताइए, आपको पता होना चाहिए। हमारे सेकंड कैटेगरी के जो हाई कमांड है, एक तो राहुल गांधी, प्रियंका खड़गे जी और राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं। दूसरी में जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, सलमान खुर्शीद साहब फ्री ऑफ कॉस्ट शफाउर रहमान का केस देख रहे हैं। अच्छा, केस देखने के बावजूद भी वो मजलिस से चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, देखिए मैं एक बात बता दूं, हमारा मकसद ये नहीं है कि अगर कोई हमारे सियासी इख्तलाफात हैं या हमारे ख़िलाफ़ कोई सियासी तौर से लड़ रहा, हमारी निगाह में पहले शफाउर रहमान मजलूम है, मासूम है, बेगुनाह है। इसलिए कांग्रेस पार्टी इन बातों में नहीं लजना चाहती। कांग्रेस पार्टी आगे भी कानूनी तौर से शफाउर रहमान के लिए सलमान खुर्शीद साहब अपनी जो भी उनकी सलाहियतें हैं कानूनी तौर से, वो शफाउर रहमान, हम एहसान नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे, ये कोई वो नहीं है। शफाउर रहमान फ्री हैं, हमारी पूरी हमदर्दी है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, एक बात बता दीजिए, आज जली साहब आए थे, इम्तियाज़ जली साहब, उन्हें दो ये नाम याद थे, या तो ताहिर का नाम याद था या शफाउर रहमान का। उन्हें उमर खालिद का नाम जिक्र क्यों नहीं करा? उमर खालिद भी इसी जामिया नगर में रहता है जी। उसका जिक्र क्यों नहीं किया? उसके बारे में क्यों नहीं कहा उन्होंने? इसका मतलब आप जिसको सियासी तौर से हथियार बनाएंगे, आप उसका ही मुसलमान का जिक्र करेंगे। कौन उमर खालिद का केस लड़ रहा है बताओ ना? कपिल सिब्बल लड़ रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ रहे है ना। हर वो कांग्रेसी जो के लिए अगर कहीं फ्री मदद मिल रही है, वो कांग्रेस से जो लोग दे रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के लोग जहनियत वाले लोग हैं। वो कानूनी तौर से आज इन बच्चों को 40,000, बात उमर खालिद या शफाउर रहमान की नहीं है, 40,000 बच्चे, ये ऑन रिकॉर्ड है
कि मासूम वो यूपी के हों, महाराष्ट्र के हों, वो चाहे कर्नाटका के हों या राजस्थान के हों, मध्य प्रदेश के हों, आज की तारीख में 40,000 मुसलमान नौजवान तालीम याफ्ता बच्चों पे फर्जी केसेस लगा के उन्हें जेलों में डाल रखा। अच्छा आसिफ भाई, इस विधानसभा में 52% मुस्लिम वोटर्स हैं, लेकिन बावजूद इसके आप भी चुनाव में हैं, अरीबा चुनाव में है, अमानत चुनाव में है और इधर से शफाउर रहमान चुनाव में है। तो इस सीट पे क्या कोई समीकरण बीजेपी के लिए बन सकता है? नहीं, कोई नहीं बनता। मैं बीजेपी से बिल्कुल नहीं डराऊंगा। और कल आपने अरीबा का, हम डरा के वोट हासिल नहीं करना चाहते। हम ये हथकंडा पुराना हो गया। मनीष चौधरी जो है वो काफी मतलब एक ऐसी शख्सियत है, उनका लोगों में पहचान है। और मैं आपको बताऊं, बिरम सिंह ने जो पहला चुनाव लड़ा था 39,000 वोट थे, दूसरे चुनाव में 58,000 वोट थे, तो वोट उनका बड़ा है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं जी। मैं बड़ा बारीकी से निगाह रखता हूं। बिरम सिंह के मुकाबले पे मनीष चौधरी कमजोर कैंडिडेट है। अच्छा जी हाँ। और जब मोदी की 2 बार आंधी तूफान चला तो ओखला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी 60,000 को कभी क्रॉस नहीं किया। जब मोदी की लहर में बीजेपी 60,000 क्रॉस नहीं करे तो मेरा यह मानना है, हमारा असेसमेंट ये है, और आप ये देखिएगा, नोट कीजिएगा कि ब्रह्म सिंह हो सकता है कि उस लेवल पे पहुंचता 60,000 वोटों पे। मनीष 50,000 को क्रॉस नहीं करेगा। 1,60,000 से 70,000 बीजेपी के खिलाफ जो वोटिंग होनी है वो 1,00,000। देखिए, कहना ये सब जो लोग इस फील्ड में हैं, मैं आपको एक बात बता दूं कि 60% इस सीट पे मुसलमान हैं। बिल्कुल। और मुसलमानों की क्योंकि परसेंटेज ज़्यादा रहती है और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, सरिता विहार, इस तरह की पॉकेट्स की कम रहती है, उस लिहाज से मेरे हिसाब से 65% मुसलमान हैं। 35% पे आप पिछड़ा देख लीजिए, जितने इलेक्शन हुए हैं बीजेपी का कैंडिडेट 30 से 35% वोटों परसेंटेज पे रह जाता है और उसके खिलाफ जो वोटिंग होती है वो 65 से 70% वोटिंग होती है। आसिफ भाई, मैं इंडिया अलायंस को लेकर अगर बात करूं, मैंने देखा कि शरद पवार हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, वो सब केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं। आखिर ये जो पूरा गठबंधन था, इंडिया गठबंधन, वो क्यों कांग्रेस के साथ नहीं आ पा रहा है? ऐसी क्या वजह रही है, बताइए। देखिए, कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है। बिल्कुल है। और सभी जो रीजनल पार्टियां, उन्हें ये खतरा है कि कांग्रेस जितनी मजबूत होगी हम ख़त्म हो जाएंगे। अपने आप को जिंदा रखने के लिए वो काम करते हैं जिससे बीजेपी को मदद मिलती है। अभी आप एक बात छोड़िए कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की तो गठबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन तो जब हरियाणा में इलेक्शन हुआ था, गठबंधन तो तभी भी था। बिल्कुल। तो वहाँ क्यों उतारे अरविंद केजरीवाल ने? वहाँ तो उनके कोई कैंडिडेट की भी जमानत भी नहीं बची। इसके मतलब आप गुजरात पहुँच गए, है ना। ओवैसी साहब जो हैं वो गठबंधन पे तो नहीं है, वो बिहार पहुँच गए थे। उन्होंने वहाँ बिहार में बीजेपी की गवर्नमेंट बनवा दी थी। तो कहीं केजरीवाल वही काम करते हैं, कहीं ओवैसी साहब वही काम करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं उन फिरका परस्त ताकतों को वो वोट मिलता है। हम तो एक बात ये कहते हैं कि भाई आप ओवैसी साहब ऐसा करते हैं, हम और आप बैठते हैं, है ना, और हम ये जो 40,000 बच्चे हैं मुसलमान जो जेल में पड़े हैं, हम सब उनकी बात सारों की क्यों नहीं करते? आप जिसको कैंडिडेट उतारेंगे बस आपको वही मजलूम दिखाई दे रहा है, वही मासूम दिखाई दे रहा है। जामिया नगर में भी आपको उमर खालिद क्यों नजर नहीं आया? आप कम से कम उस स्टेज से गफ्फार मंजिल की जली साहब, इम्तियाज जली साहब, उमर खालिद का भी नाम कर देते। और भी और बच्चों के कई ओखला के UAPA में बंद हैं, उन बच्चों का भी जिक्र कर लेते, उनके घर पे भी चले जाते। लेकिन मुद्दों की बहुत बात करते हैं, वैसी मुसलमानों की जब भी कोई बात आती है मुद्दों की तो बहुत बात करते हैं। आसिफ भाई, खैर मैं इंटरव्यू लंबा नहीं करूंगा, इसमें भी बात कर। अभी आपको एक बात, बहुत आप एक बात बताइए आप मुझे कि RSS और बीजेपी ने मुस्लिम हिंदुस्तान की जो चमकती हुई लीडरशिप थी उसको ख़त्म कर दिया तकरीबन। बिल्कुल, है ना। शहाबुद्दीन साहब का तिहाड़ जेल में मर्डर करवा दिया, आतिक का सरेआम सड़कों पर मर्डर करवा दिया, आजम खां को जेलों में सड़ा दिया, और ना जाने कितने ऐसे लोग थे जो एक फेस थे, मुस्लिम चेहरा बने हुए थे, सबको। ओवैसी साहब में क्या सुर्ख आपके पर है? वैसे साहब पे कोई भ्रष्टाचार तो नहीं नजर आता है ना?
आजम खान यूनिवर्सिटी बनाएंगे तो भ्रष्टाचार हो गया। और सुनिए बात, आजम खान ने तो यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी तो यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार हो गया। और ओवैसी साहब इंजीनियरिंग कॉलेज चलाते हैं, मेडिकल कॉलेज चलाते हैं। कानून जानते हैं, बैरिस्टर भी तो हैं आसिफ भाई, बैरिस्टर भी तो हैं वो। कानून तो सब जानते हैं, गलतफहमी में है कोई। कानून मुझे भी पता है, आपको भी पता, सारे कानून जानते हैं, है ना। तो और ओवैसी साहब को Z+ सिक्योरिटी भी मिलती है। उनका भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, उसको भी सिक्योरिटी में दी जाती है। बीजेपी ओवैसी के खिलाफ जो है वो केस चल तो रहा है। केस तो बीजेपी के लोगों के खिलाफ भी चल रहे हैं। केस तो कन्विक्शन जो उनके खिलाफ है उनको आज केस होता, 1-2 महीने में कन्विक्शन हो जाती है। उनका पेंडिंग में डाल रखा है। मैं फिर आपको ये कह रहा हूँ, ये तो छोटा रिचार्ज है केजरीवाल, वो बीजेपी RSS के बड़े रिचार्ज हैं। आप कह रहे हो वैसे ही बड़े रिचार्ज हैं बीजेपी के जो बी टीम उनको कहा जाता है वो सही वो बी टीम नहीं है। बीजेपी RSS एक पार्टी है, उसकी A टीम जो है जी। वो ओवैसी साहब है, B टीम केजरीवाल है। अच्छा, और केजरीवाल सिर्फ सराउंडिंग में यही मदद करती है। और वो तो हिंदुस्तान संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि कांग्रेस दिल्ली में बीजेपी की बी टीम का काम कर रही है और जितने भी बड़े लीडर हैं उनकी फंडिंग कर रही है। वो तो आपको बी टीम बता दे रहे हैं, बताइए। हमें कर रही है। अच्छा एक बात बता दीजिए, निज़ामुद्दीन मरकज़ में जी। जो पूरे हिंदुस्तान में कोरोना फैला, जी। उस मुसलमानों को जिम्मेदार किसने ठहराया? केजरीवाल ने ठहराया था, कांग्रेस ने ठहराया उसकी मुखालफत हो रही है उनकी दिल्ली नहीं में। तो आप बात तो सुनिए। जी। बीजेपी ने भी नहीं ठहराया। बिल्कुल। बीजेपी ने ये कहा कि ये आपदा है, पूरे ये है ना, एक एडेमिक बीमारी है और फैल गई, उसमें सब लोग जिम्मेदार हैं। उसने पर्टिकुलर किसी को टारगेट नहीं किया था। हो सकता है कि उनके छोटे लीडरों ने मुसलमानों को कहीं टारगेट किया हो, लेकिन ऑन द होल उन्होंने इसको बीमारी मानी। और केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा दिया पूरे हिंदुस्तान में कोरोना जिहाद का। अब जब केजरीवाल चीफ मिनिस्टर दिल्ली में बोल रहा है, अब जब सब्जी वाला यूपी में किसी गांव में लोग टीवी देख रहे हैं, अब वहाँ जो मुसलमान कोई सब्जी वाला गया तो वहाँ के लोग कह रहे हैं कि ID कार्ड दिखा तो कोरोना फैलाना आया। ये हालात हिंदुस्तान में किसने पैदा करे थे? केजरीवाल ने किया था ना। वो केजरीवाल ने ये कहा कि ना किसी मंदिर ने, आप निकाल के देख लीजिए, ना किसी मंदिर से फैला, ना किसी गुरुद्वारे से फैला, ये कोरोना फैला मरकज से, है ना। और केजरीवाल ने यहीं नहीं रुका, उसने लेफ्टिनेंट गवर्नर को लेटर लिखा कि वो जो कोरोना अंदर बेचारे फंस गए थे, है ना, उनके खिलाफ और मौलाना साद के खिलाफ, है ना। अब बात आप सुनिए, जब शाहीन बाग में धरने पे प्रोटेस्ट हो रहा था तो केजरीवाल ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि मुझे कुछ घंटे के लिए दिल्ली पुलिस दे दो, मैं शाहीन बाग को खाली करवा दूंगा, मैं जामिया को खाली करवा दूंगा। वो तो ऐतिहासिक प्रोटेस्ट था, ऐतिहासिक प्रोटेस्ट था। तो संजय सिंह ये बताएं कि ये अल्फाज उनकी जुबानों में जो डाले थे मुंह में, ये कांग्रेस ने डाले थे, ये कांग्रेस ने डाले थे। कांग्रेस ने कहा था तुम गुजरात में जाके कांग्रेस को हराओ, हमारी पार्टी को। कांग्रेस ने कहा था कि तुम जाके हरियाणा में अपने कैंडिडेट उतारो। किसी ने कहा था। और एक अगर आप ये देखें, केजरीवाल ने चीफ मिनिस्टर बनने से पहले एक इंटरव्यू में NDTV के उन्होंने कहा था कि मेरे जो फादर हैं ये जनसंघ की देन है, मेरे फादर जनसंघ की एक पोस्ट होल्डर पर थे। तो वो तो बीजेपी। आप एक बात बता दीजिए, आज तक ना तो केजरीवाल ओखला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आया वोट मांगने के लिए, ना कभी मटिया महल गया, ना कभी बल्ली मारान गया, ना कभी मुस्तफ़ाबाद गया, ना सीलमपुर गया इलेक्शन में वोट मांगने। मुसलमानों की बहुत शिकायत रहती है, तो उनको लेकर बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है। और अब मौलाना साद का आपने जिक्र करा, कोरोना का जिक्र करा, तो दिल्ली में कहीं ना कहीं वो उसको फेस करेंगे। और मैं यहाँ लास्ट सवाल लूँगा क्योंकि इंटरव्यू रैप करेंगे हम। आसिफ भाई, जो भी वोटर दिल्ली में कांग्रेस का था वो कहीं ना कहीं आज आम आदमी पार्टी का वोटर है। अरीबा के लिए ओखला के उन वोटरों को वापस लाना कितना आसान रहेगा, ये लास्ट सवाल है। नहीं, वापिस नहीं, आज वक्त की ज़रूरत है। जैसे हमने फैसला लिया कि अरीबा बेहतर कैंडिडेट साबित होगी, ऐसे मुसलमानों ने तो किसी हद तक ये पूरे हिंदुस्तान के तय कर लिया है कि हिंदुस्तान में वाहिद कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो सभी धर्मों का एहतराम करती है, इज्जत करती है और सभी को साथ लेके चलना चाहती है। उसके निगाह में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब बराबर हैं, है ना। आज मुसलमान सबसे
ज़्यादा इस बात को महसूस कर रहा है। कांग्रेस पार्टी अगर पावर में नहीं है, उसका खमियाजा भी सबसे ज़्यादा मुसलमानों को भुगतना पड़ा है और सबसे ज़्यादा कमी भी मुसलमानों को महसूस हो रही है। तो इसलिए अरीबा को वोट देने में मैं ये नहीं कह रहा कि वो वापस आएंगे, और ओखला के जो हालात हैं, है ना, ये सारी यहाँ का मुसलमान बहुत समझदार है और मुझे ज़्यादा हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप 2-4 दिन में एरिया में माहौल देखिएगा, जिसका भी इलेक्शन होगा, मुझे नहीं पता कि किसका अरीबा से इलेक्शन होगा, लेकिन इलेक्शन इंशाल्लाह अरीबा से होना है। जो भी ये कहेगा वो यही कहेगा। देखिए, कुछ तो उनका काम ही ये होगा, वो बीजेपी से डराएंगे। हम नहीं डराएंगे बीजेपी, हम क्योंकि इलेक्शन लड़े, हमें सारी चीज़ें पता है। हम बीजेपी से नहीं, मुसलमान को नहीं डराएंगे और डराना भी नहीं चाहिए, है ना। आप ब्लैकमेल करके वोट लेना चाहते हो, आप डेवलपमेंट की बात करो ना। आप ये कहोगे मैंने ये काम किया है, मुझे वोट दो। ठीक है आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मिलत टाइम से बात करने के लिए। मैं आपको बता दूं, शाम को अरीबा जो कैंडिडेट चुनी गई हैं कांग्रेस की, उनसे ही बात करने की कोशिश करूंगा, उनके वालिद साहब से बात करने की कोशिश की। बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन ओखला विधानसभा पे जीत किसकी होगी और दिल्ली में इस बार कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये तो वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन सारिम के साथ मैं मजहर खान, मिल्लत टाइम्स, दिल्ली। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।